जय हिंद, वेलकम टू नौसेना डिफेंस एकेडमी। आज हम अपने करंट अफेयर्स के सेशन को देखेंगे जो कि 9 फरवरी 2026 का है। इस करंट अफेयर सेशन में 7 और 8 फरवरी की रीसेंट न्यूज़ होंगी। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा इंट्रोडक्शन। वी आर नौसेना डिफेंस एकेडमी। We prepare students for physical writtens and interviews for various entries at school level, intermediate level and graduate level. From Sainik School, Military School, RAMC to NDA, CDS, AFCAT to Agniveer, Air Force, Army, Navy. Also, we prepare students for UP Police, CAPF examinations of GD and officers level, as well as we prepare students for various other examination having common syllabus like science, maths, reasoning, current affairs. If you are interested to prepare with us, you can call us on 7409 150 500. Thank you. Now we will start with our current affairs session. सबसे पहली स्लाइड है देवनी मोरी रेलिक्स। रिसेंटली देवनी मोरी रेलिक्स जो कि बुद्धिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट रेलिक्स हैं, इनका एक एक्सपोजिशन हो रहा है, यानी कि प्रदर्शनी हो रही है कोलंबो के गंगा रामाया टेम्पल में। कोलंबो के गंगा रामाया टेम्पल में, जो कि श्रीलंका में स्थित है। अगर हम देवनी मोरी रेलिक्स के बारे में देखें कि ये क्या है, तो सबसे पहली चीज, ये एक बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट से डिस्कवर की गई जो कि 3rd और 4th सेंचुरी सीई की है। कहाँ पे? शामलाजी, अरावली डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। कहाँ पे है? शामलाजी, अरावली डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। और इस साइट को डिस्कवर किया था आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SN चौधरी साहब ने 1957 में। 1957 में प्रोफेसर SN चौधरी जी ने इस साइट को डिस्कवर किया था। सेकेंडली, इसमें जो एक्सकवेट की गई यानी कि खुदाई करके जो हमें चीजें मिली, वो क्या क्या मिला? पहली चीज शरीर स्तूपा, जिसमें भगवान बुद्ध के या फिर इंपॉर्टेंट मॉन्क के बॉडीली रेलिक्स होते हैं। रेलिक्स का मतलब क्या होता है? अवशेष। अवशेष यानी कि उनके कुछ बची कुची चीजें, जब उन्हें एज ए मॉन्क जब दफनाया जाता है, उनके कुछ चीजें बचती हैं। उसके बाद सेक्रेड एशेस मिलती हैं, कॉपर बॉक्स मिला, गोल्ड एंड सिल्वर फॉइल्स मिली, और एक कैस्केट के ऊपर एक ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस भी लिखा हुआ था, जिसमें संस्कृत में लिखा था दश बल शरीर निलाय। क्या लिखा था? दश बल शरीर निलाय, जिसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ बॉडीली रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, यानी कि इसमें लॉर्ड बुद्धा के, भगवान बुद्ध के बॉडीली रेलिक्स हैं। सो फॉर एग्जाम्स यू शुड नो व्हाट इज देवनी मोरी रेलिक्स। सेकेंडली, किसने डिस्कवर करी थी? SN चौधरी साहब ने करी थी। थर्डली, इसमें है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, किस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है बॉडी? एक कैस्केट के ऊपर, दैट इज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव वायु शक्ति 2026। वायु शक्ति 2026 इंडियन एयरफोर्स की एक मेजर एक्सरसाइज है, जो कि इस साल पाकिस्तान बॉर्डर पे होगी। कहां पे होगी? पाकिस्तान बॉर्डर के पास होगी। अब हम इसको डिटेल में देखें तो ये एक एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स की, जो कि पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में होगी, जिसमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट, लगभग 100 एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वेरियस यूनिट्स के। और किस कमांड से करेंगे? इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न कमांड से पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंडली, कौन कौन से एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं? राफेल, सुखोई, तेजस, MiG-29, जैगुआर, मिराज 2000, ऑल्सो इंडिजिनस प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर, जो कि इंडिया में ही बना हुआ है, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। सो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? पहली चीज कि वायु शक्ति 2026 क्या है। दूसरी चीज कि इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कमांड्स कितनी है। आप मुझे बताइए, अगर आपको नहीं पता है तो कमांड्स कमेंट में टाइप करिए, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अलग अलग एयरक्राफ्ट कौन से होते हैं इंडियन एयरफोर्स के पास, जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उसके बाद एवैक्स होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट होते हैं इंडियन एयरफोर्स के पास। यू शुड बी नोइंग दिस।
कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड वी हैव माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी थे, एक स्कल्पचर थे, पेंटर थे, पोएट थे। कब, किस समय में? 1475 से 1564 तक। अब ये न्यूज़ में क्यों है? इनकी एक फुट स्केच था जिसे ऑक्शन किया गया और बहुत ही ज़्यादा इसे प्राइस में किसी ने खरीदा है। सो अब हम माइकल एंजेलो के बारे में देखेंगे कि ये कौन थे। इस समय काल में ये पैदा हुए थे 1475 से 1564 तक, और ये एक इटालियन रेनेसां स्कल्पचर, पेंटर, आर्किटेक्ट एंड पोएट थे। सेकेंडली, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है मोस्ट क्रिएटिव एंड इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट के तौर पे उस समय में। कहाँ पे बेस्ड थे ये, कहाँ पे एक्टिव थे? फ्लोरेंस और रोम में, जो कि मेजर कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर थे 15th और 16th सेंचुरी यूरोप के। नेक्स्ट हम इनका एक देखेंगे कि इनकी क्रिएशंस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि द मॉन्यूमेंटल मार्बल डेविड इन फ्लोरेंस, द सिस्टीन चैपल सीलिंग एंड द सोरिंग डोम ऑफ सेंट पीटर्स बेसिलिका। ये इनके बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिएशंस थे। उसके बाद हम देखेंगे कि माइकल एंजेलो पोइट्री में भी एंगेज थे, आर्किटेक्चर में भी एंगेज थे, और कल्चर शेप करने में भी एंगेज थे, और वेरियस प्रोजेक्ट में एंगेज थे उस समय पे। सो व्हाट यू शुड नो, माइकल एंजेलो कौन थे, किस समय काल में थे, क्या थे। उसके बाद कि इनका भी रिसेंटली एक ये है फुट पेंटिंग जिसे ऑक्शन किया गया है। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज़ वी हैव माउंट एकोनकागुआ। अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने एक जॉइंट माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन, जॉइंट माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन का मतलब क्या होता है कि तीनों फोर्सेस का एक जॉइंट एक्सपीडिशन माउंट एकोनकागुआ के लिए अर्जेंटीना में गया है। इसको न्यू दिल्ली से फ्लैग ऑफ किया है। अब हम माउंट एकोनकागुआ के बारे में अगर देखें तो ये कहाँ पे स्थित है? ये अर्जेंटीना में स्थित है। किसके पास? चिले की बॉर्डर के पास। और बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि ये हाईएस्ट माउंटेन है साउथ अमेरिका का और टॉलेस्ट माउंटेन है आउटसाइड एशिया। इनसाइड एशिया कौन है? माउंट एवरेस्ट। सो आउटसाइड एशिया इज माउंट एकोनकागुआ। इसकी हाइट कितनी है? 6961 मीटर, 6 किलोमीटर 961 मीटर्स। सेकेंडली अगर हम देखें कि ये जो माउंटेन रेंज है एंडीज माउंटेन रेंज में मिलता है माउंटेन, और बाउंड्री है बिटवीन अर्जेंटीना और सेंट्रल चिले के बीच में। अगला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो माउंटेन है ये वर्ल्ड्स 7 समिट्स में से एक है। वर्ल्ड्स 7 समिट क्या होती हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की, जिन पे जनरली लोग एक्सपीडिशन के लिए जाते हैं, बेसिकली चढ़ाई करने जाते हैं, इसको फतेह करते हैं। और उन माउंटेनियर्स के लिए ये बहुत एक चैलेंजिंग टास्क होता है कि 7 समिट्स को हमने क्लाइंब किया है। सो इसमें अदर 7 समिट्स में और क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट एशिया में, एकोनकागुआ साउथ अफ्रीका में, माउंट डेनाली नॉर्थ अमेरिका में, किलिमांजारो अफ्रीका में, माउंट एल्ब्रस यूरोप में, माउंट विंसन मैसिव अंटार्कटिका में, एंड पनकैक जाया या कार्स्टेंस पिरामिड ओशनिया में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 7 समिट्स हैं जिनको माउंटेनियर्स एज ए चैलेंज इनके ऊपर एक्सपीडिशन करने के लिए जाते हैं। सो एक जॉइंट माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन डिफेंस मिनिस्टर साहब ने फ्लैग ऑफ किया है रिसेंटली। तो हमें माउंट एकोनकागुआ क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। नेक्स्ट हम स्लाइड में आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब ने बताया कि रेपो रेट को सेम रखा गया है। रेपो रेट को सेम रखा गया है एट 5.25%। अब पहली चीज हमें क्या पता होनी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है। दूसरी चीज आरबीआई का काम क्या होता है। तीसरी चीज रेपो रेट क्या होती है। चौथी चीज इन्फ्लेशन क्या होती है। सो आरबीआई का जो मेन मैंडेट है वो ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना 4 +-2 की रेंज में। इसको कंट्रोल में रखने के लिए आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट,
बैंक रेट, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके माध्यम से आरबीआई इन्फ्लेशन को या फिर हम बोल सकते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल में करती है। सो रेपो रेट को कंट्रोल करने से क्या होता है, बैंक्स की, इंडियन बैंक्स की एक ऑब्लिगेशन होती है सीआरआर नाम की चीज की। सीआरआर इज कैश रिजर्व रेशियो। बैंक्स को अपने टोटल एनडीटीएल में से कैश रिजर्व रेशियो जो कि कुछ परसेंटेज होता है उसे कैश के फॉर्म में आरबीआई के साथ डिपॉजिट करना होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्म्स होते हैं ताकि अगर कोई भी बैंक सडनली कोलैप्स होती है तो उसके पास एक रिजर्व कैश बचा रहे। So sometimes banks lack to fulfill all these statutory requirements like CRR और SLR. SLR is statutory liquidity ratio. तो इनको पूरा करने के लिए बैंक्स शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन के लिए आरबीआई से लोन लेती हैं। अब ये जो लोन होता है कुछ इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है और ये जो इंटरेस्ट रेट होती है इसे रेपो रेट बोला जाता है। इसे रेपो रेट बोला जाता है। तो इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कि एक शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है उसे रेपो रेट बोला जाता है जब बैंक्स आरबीआई से लोन ले रही हैं शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन के लिए। सिमिलरली इसका एक अपोजिट भी होता है जिसे बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट, जिसमें क्या होता है कि जब आरबीआई बैंक से लोन लेती है उस इंटरेस्ट रेट को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर रेपो रेट कम होगी तो बैंक्स ज्यादा लेंडिंग करेंगी, ज्यादा लेंडिंग करेंगी तो बैंक्स के पास फंड ज्यादा होंगे, फंड ज्यादा होंगे तो बैंक्स खुद से ज्यादा लेंड करेंगी अपने बोरोवर्स को, और जब ज्यादा लेंडिंग करेंगी तो इससे मनी सप्लाई बढ़ेगी और मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सिमिलरली अगर रेपो रेट ज्यादा कर दी जाए तो बैंक्स कम लेंडिंग करेंगी, कम लेंडिंग करेंगे तो कम अपने तरफ से लेंडिंग कर पाएंगी अपने बोरोवर्स को, और जब कम लेंडिंग करेंगी बोरोवर्स को तो मनी सप्लाई कम होगी जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। सो रेपो रेट और रेपो रेट का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट। तो जो रेपो रेट है एक प्राइमरी टूल होता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कि देश के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। या फिर हम एक शब्द में बोले तो ये मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं जो आरबीआई डिसाइड करती है सो दैट मनी सप्लाई एंड इकोनॉमी कैन बी इन्फ्लुएंस्ड इन इंडियन इकोनॉमी। सेकेंडली रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट है वो आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एमपीसी क्या होता है, एमपीसी में कौन कौन होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन होता है। मैं आपको एक हिंट देता हूं कि इसके जो चेयरमैन होते हैं या फिर बोले एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होता है आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में हम जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, श्री जगन्नाथ टेम्पल। श्री जगन्नाथ टेम्पल अभी न्यूज में है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अभी जगन्नाथ टेम्पल के बेसिकली दौरे पर हैं, उड़ीसा के दौरे पर हैं, जहां पे वो जगन्नाथ टेम्पल को भी विजिट करेंगे पुरी में। अब जगन्नाथ टेम्पल के बारे में हम देखें तो ये क्या है, ये एक हिंदू टेम्पल है, पुरी में सिचुएटेड है उड़ीसा में, जहां पे ये लॉर्ड जगन्नाथ के लिए डेडिकेटेड है। लॉर्ड जगन्नाथ कौन है, भगवान विष्णु के एक रूप हैं। उसके बाद ऐसा बिलीव किया जाता है कि इसे किंग अनंत वर्मन चौथगंगा ने बनाया था, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे। कब, 12th सेंचुरी में। कब बनाया था, 12th सेंचुरी में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो जगन्नाथ टेम्पल से रिलेटेड है, जिसे बोला जाता है रथ यात्रा। ये हर साल करी जाती है जिसमें कई हजारों लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और रथ यात्रा में पार्ट लेते हैं भगवान जगन्नाथ को श्रद्धांजलि या फिर उनकी पूजा करने के लिए। अब जो ये पर्टिकुलर मंदिर है ये कलिंग आर्किटेक्चर में बना हुआ है। कलिंगा आर्किटेक्चर बहुत ही इंट्रिकेट एक आर्किटेक्चर होता है जहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं और डिजाइन्स बहुत होती हैं। और इस मंदिर की एक खास बात यह है कि इसकी कोई भी शैडो जमीन पे नहीं पड़ती है। इस टेम्पल की शैडो जमीन पे नहीं पड़ती है दिन के समय पे, यानी कि इसकी जो शैडो है ऊपर ही रहती है। ये इस तरीके से बनाया गया है।
सो आप मुझे फाइंड आउट करके बताइए कि ऐसा क्यों होता है, कमेंट्स में बताइए, एक लाइन में बताना या 2 लाइन में बताना। उसके बाद जो जगन्नाथपुरी है इसको 4 धामों में से एक धाम भी बोला जाता है, तो ये 4 धाम में से एक धाम का हिस्सा है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, वी हैव रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग, अभी रिसेंटली एक मेघालय में एक्सीडेंट हुआ जहां पे रैट होल माइन कोलैप्स हो गई और उसमें 20 और 20 से ज्यादा लोग मारे गए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रैट होल माइनिंग क्या होती है, व्हाट इज रैट होल माइनिंग। अब देखिए, माइनिंग का मतलब होता है खदान करना, गड्ढा खोद के मिनरल्स को निकालना। अब पहले के समय में मेघालय जो है बेसिकली एक नेचुरल रिसोर्स रिच एरिया है, मेनली कोल के लिए। अब होता क्या था कि पहले खदानों को ऑक्शन किया जाता था बड़े बड़े ठेकेदारों को, फिर इनको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया तो ये गवर्नमेंट के अंडर आने लगी। बट कई सौ सालों से लोग एक रैट होल माइनिंग नाम की प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो एक वर्टिकल गड्ढा करते हैं, उसके अंदर जाते हैं और तब तक जाते हैं जब तक उनको कोल सीम नहीं मिल जाती है। यानी कि एक वर्टिकल गड्ढा करेंगे, उस पॉइंट तक जाएंगे जब तक उन्हें कोल सीम नहीं मिल जाती। कोल सीम का मतलब कोल को हिट नहीं करते। जैसे ही कोल को हिट करते हैं फिर ये हॉरिजॉन्टल एक छोटी सी माइन बनाने लगते हैं। तो अब ये होता क्या है कि जब ये बेसिकली नॉन साइंटिफिक तरीके से जब माइनिंग होती है तो इसकी जो रूफ्स हैं, जब आगे खोदते हुए जाते हैं यहाँ से, इसकी रूफ्स कोलैप्स हो जाती हैं और जितने लोग अंदर काम कर रहे होते हैं वो मर जाते हैं। कई बार इसमें ऑक्सीजन की कमी से लोग मर जाते हैं, कई बार फ्लडिंग की वजह से मर जाते हैं कि लोग क्या होते हैं माइनिंग करते करते वाटर ब्रीच कर देते हैं, और जैसे ही वाटर ब्रीच हो जाता है यानी कि पानी जब अंदर घुसने लगता है तब ये डूब के मर जाते हैं। तो रैट होल माइनिंग एक बहुत बड़ी समस्या है मेघालय और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इसको एनजीटी ने बैन भी किया हुआ है, बोला है कि रैट होल माइनिंग करनी नहीं है, फिर भी लोग करते हैं क्योंकि उनका वो बेसिक जीवन यापन है, उनका लाइवलीहुड है कि कोल को निकालते हैं, कोल को बेचते हैं। तो इसके लिए हम ऑल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं कि उनके लिए उनको स्किल दें वहाँ के लोगों को, ताकि उन्हें ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट मिले। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे हम लोगों को अवेयर करें कि दिस इज़ अ प्रैक्टिस विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर लाइफ, और एम्प्लॉयमेंट के भी हम जरिए बनाएं ताकि वो किसी और जगह पे एम्प्लॉयड हो जाएं। अब रैट होल माइनिंग का हम देखेंगे कि प्रिमिटिव और अनसाइंटिफिक फॉर्म ऑफ माइनिंग है, जिसमें क्या होता है फॉरेस्ट को पहले क्लियर किया जाता है, ग्राउंड वेजिटेशन को रिमूव किया जाता है, फिर पिट्स खोदे जाते हैं, पिट्स यानी कि गड्ढे, फिर गड्ढे तब तक खोदे जाते हैं जब तक कोल सीम नहीं मिल जा रही है। उसके बाद क्या होता है, हिल स्लोप के पास एक्सकवेट करते हैं, कोल को निकाला जाता है, बेचा जाता है, और यहीं पे फिर एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं जिसकी वजह से कई लोग मर जाते हैं। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब इसमें लोग फंस जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इतनी सक्रिय माइंस होती हैं जिसमें बहुत बहुत बेसिकली क्या होता है, अगर कोई डेड बॉडी है या फिर कोई फंस गया है आदमी जिसे निकालना है, रेस्क्यू करना है, उसे खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये काम करने के लिए तो डेंजरस है ही है, इवैक्यूएशन के लिए भी और ज़्यादा डेंजरस है, जिसमें जो इवैक्यूएट करने जा रहा है उसके भी फंसने के चांसेस हो जाते हैं। सो कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, वी हैव न्यू बायो वॉरियर मरीन वॉर्म स्पीसीज। 2 मरीन वॉर्म स्पीसीज मिली हैं जो कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिसर्चर्स ने फाइंड आउट करी हैं कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के पास। ये बायो वॉरियर स्पीसीज हैं, जिसका मतलब ये है कि ये ऐसे इलाकों में पाई जाती हैं जहाँ पे चीज़ें डिकम्पोज हो रही हैं या फिर जहाँ पे नॉर्मल जो स्पीसीज होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, वो नहीं मिलते हैं। तो ये कौन कौन से, नेमेलिकेस्टिस एंड नेरिस धृते। अब ये क्यों ऐसा नेम दिया गया है, क्योंकि इसके चैनल्ड जॉ हैं। चैनल जॉ का मतलब आरी की तरह इसके जॉ हैं। कहाँ मिलता है ये, सल्फाइड रिच, फॉल स्मेलिंग मड फ्लैट्स में और डिकेइंग मैनग्रोव वुड्स में। यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है या फिर बहुत ज़्यादा लाइफ फॉर्म नहीं है, वहाँ पे ये स्पीसीज मिलते हैं। दूसरा नेरिस, ये कहाँ पे मिलता है, ये पहली चीज़ किसके लिए नेम किया गया है, ये नेम किया गया है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ ZSI के नाम पे इसे नेम किया गया है, जिनका नाम था धृति बैनर्जी। कहाँ मिलता है ये, वुडन डॉग पाइल्स में, जो कि सैंडी बीचेस के पास होती हैं। वुडन डॉग पाइल्स में यानी कि जहाँ पे सड़न हो रही है, गलन हो रही है, वहाँ पे मिल रहा है। तीसरी चीज़ कि उन एरियाज में मिलता है जो हाई टाइड में समर्ज हो गई हैं। बेसिकली ये क्या है, बायो इंडिकेटर्स हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइफ फॉर्म बहुत ही ज़्यादा
अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, वहाँ पे अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं या स्पीसीज मिल रही हैं वॉर्म्स की, तो ये इससे इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे लाइफ फॉर्म बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल है फॉर नॉर्मल स्पीसीज। तो आज की करंट अफेयर्स यहीं तक थी। कल मिलेंगे 10 फरवरी 2026 को। तब तक पढ़ते रहिए, चीज़ें याद करते रहिए, रिवाइज करिए, एंड इफ़ यू रिक्वायर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशंस, call us on 7409150500. Also, you can ping us on Instagram, Facebook, or YouTube. Follow our channel and subscribe it. Thank you. Jai Hind.